जितना बड़ा रिस्क उतना ही बड़ा रिवॉर्ड। कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, लेकिन आज तक हमें किसी ने ये नहीं सिखाया कि कैलकुलेट रिस्क को करते कैसे हैं, कैसे हम रिस्क को कैलकुलेट करके रिवॉर्ड को भांप सकते हैं, किस प्रकार से, किस इंडस्ट्री में, कौन सी कंपनी में हम किस हिसाब से रिस्क को कैलकुलेट करें और कितना इन्वेस्टमेंट करें कि हमें उतने सालों में उतना रिवॉर्ड मिल पाएगा। आज के हम इस वीडियो में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के बारे में बात करेंगे। यानी कि अगर हम एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसको लेकर कितना बड़ा रिस्क है और क्या उतने बड़े रिस्क के लिए उतना रिवॉर्ड जो हमें उस कंपनी से मिलने वाला है, या फिर वो कंपनी जो रिटर्न हमें देने वाली है क्या वो उस रिस्क के वर्थ भी है या फिर नहीं। नमस्कार आप सभी को, मैं शुभम बिष्ट आप सभी का इस YouTube के पावन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं, जिसका नाम है TYSN स्टॉक इन्फो। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के बारे में। क्या होता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न? अभी जस्ट मैंने आपको एक बात कही कि जब भी अगर हम किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या फिर अगर कोई कॉर्पोरेट, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, कोई बिजनेस किसी भी एक न्यू पोटेंशियल प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करने वाली होती है या फिर करने का सोचती है, तो फिर वो हमेशा एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न देते हैं कि क्या इतने बड़े रिस्क को लेने के लिए जो रिवॉर्ड मिलने वाला है वो उतने बड़े रिस्क के वर्थ है या फिर नहीं। अगर तो रिवॉर्ड उतने रिस्क के लायक है और उतना वर्थ है तो ही कंपनीज उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है, या फिर कोई इन्वेस्टर, आपके और हमारे जैसे जो इन्वेस्टर हैं, हम उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स या फिर स्टॉक या इक्विटी परचेज करते हैं। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को अगर मैं साफ सीधी भाषा में बताऊं तो इक्विटी वैल्यूएशन एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस में इसको यूज किया जाता है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करने के दो प्रकार होते हैं, दो मेथड्स होते हैं, डिस्काउंट, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, एंड सेकेंड आता है CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। अब आप समझ रहे होंगे कि ये दो मॉडल क्या है, किस हिसाब से ये मॉडल काम करते हैं और क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं। अगर हमें एक कंपनी से जुड़े रिस्क के बारे में समझ आ जाता है और हमें यह पता चलता है कि ये कंपनी 2 साल बाद हमें जो रिवॉर्ड देने वाली है वो उस रिस्क के लायक ही नहीं था, तो हमें पहले ही ये पता चल जाएगा कि उस कंपनी में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए इस मेथड को जानकर आप ये समझेंगे कि क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के लिए। अब आपके लिए ये मॉडल काम का है या फिर नहीं, ये हम कैसे जानेंगे? जैसे कि आपने इस नाम में ही समझ लिया होगा, डिविडेंड यानी कि वो सभी इन्वेस्टर्स जो कि उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जो कि डिविडेंड्स देती है, तो आपके लिए ये मॉडल बहुत ही ज्यादा काम का होने वाला है। और अगर तो नहीं, अगर आप डिविडेंड्स वाले कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं या फिर उतने इन्वेस्ट करने की चाह नहीं रखते हैं, फिर भी ज्ञान के लिए और थोड़ी समझ के लिए आपको ये सुन लेना चाहिए। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल उन सभी कंपनीज में काम आएगा जो कि आपको डिविडेंड्स प्रोवाइड करती हैं, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा रेज या फिर ज्यादा प्रॉफिट के लिए नहीं, लेकिन अपनी अर्निंग्स का, अपने प्रॉफिट का, अपने टर्नओवर का, अपने रेवेन्यू का एक हिस्सा बाकी सभी इन्वेस्टर्स को बांटने में ज्यादा रुचि रखती है। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का एक फॉर्मूला होता है। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के फॉर्मूला में 3 चीजें यूज होती है। पहला, शेयर का करंट प्राइस कितना है, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं उसका करंट शेयर प्राइस कितना है। दूसरा, कि उस एक शेयर के पीछे कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है। जी हाँ, एक शेयर के पीछे कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, ये हो गया दूसरा। तीसरा, एक वैल्यू जो कि इस फॉर्मूला में यूज होने वाला है वो है फॉरकास्टेड डिविडेंड ग्रोथ रेट, कि ये कंपनी फॉरकास्टेड यानी कि हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर मार्केट इस कंपनी से कितना डिविडेंड की ग्रोथ रेट को एक्सपेक्ट कर रहा है, ये इसकी तीसरी वैल्यूएशन है। अब डिविडेंड
डिस्काउंट डिविडेंड मॉडल का मैं आपको जो फॉर्मूला बताऊंगा वो आप नोट भी कर सकते हैं, जिससे आप फ्यूचर में इसके लिए जब आपको जरूरत पड़े तो आप सीधा उससे देख लीजिएगा। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल इज इक्वल्स टू डिविडेंड बिहाइंड वन शेयर डिवाइडेड बाय करंट शेयर प्राइस प्लस फोरकास्टेड डिविडेंड ग्रोथ रेट। ये होता है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का फॉर्मूला। इसी के साथ मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाने वाला हूं। मान लीजिए कोई कंपनी एक्स आपको एक शेयर के पीछे $3 का डिविडेंड दे रही है। मान लेते हैं कि उस कंपनी का जो अभी करंट शेयर प्राइस है वो $100 है, और मान लीजिए कि वो कंपनी का फोरकास्टेड डिविडेंड ग्रोथ रेट 4% है। तो इसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 4%, दैट इज इक्वल्स टू 3% प्लस 4%, यानी कि 7% इस कंपनी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। तो अगर कंपनी एक्स 7% रिटर्न्स नहीं दे पा रही है, या फिर उसके पास्ट प्रीवियस ईयर्स में अभी तक उसने ऐसा कोई रिटर्न्स नहीं दिए हैं, तो वो कंपनी के लिए हम जो रिस्क लेने वाले हैं वो उसके रिवॉर्ड के वर्थ नहीं है। और अगर तो वो कंपनी पिछले कई सालों से 50%, 80%, 15%, 20, 25, 30, 90% रिटर्न्स दे रही है, और आपने देखा है कि इसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 7% निकला है, तो आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोचना चाहिए। और उसके बाद कुछ एक वैल्यूएशंस मेथड है, कुछ वैल्यू इन्वेस्टिंग के वीडियोस हैं जहां से आप सीख सकेंगे कि इसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स आपको जज करने चाहिए, आपको चेक करने चाहिए कि क्या ये कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी, क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन इससे आपको एटलीस्ट एक भनक मिल जाएगी कि क्या ये कंपनी सच में उतना रिस्क लेने लायक है या फिर नहीं। अब आते हैं दूसरे मॉडल में, जिसके लिए आप लोग और वो सभी इन्वेस्टर्स जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में बिलीव करते हैं, जो कि डिविडेंड्स वाली कंपनी में नहीं जाना चाहते, उसके लिए इंतजार कर रहे थे। CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। क्या होता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल? CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में भी, इस फॉर्मूले में भी 3 वैल्यूज यूज होती हैं, और कौन कौन सी होती हैं? RRR, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इज इक्वल्स टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा टाइम्स मार्केट फ्री रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। अब कैसे ये वैल्यूज निकाली जाती हैं? सबसे पहला बीटा, बीटा ऑफ एन एसेट। बीटा क्या होता है? बीटा एक रिस्क कोएफिशिएंट है जो बताता है कि एक कंपनी क्या मार्केट की बाकी सारी कंपनी से ज्यादा रिस्की है या फिर कम रिस्की है। अब मार्केट की बाकी सभी कंपनीज को हम कैसे जज कर सकते हैं? तो उसके लिए एक बेसिक इंडेक्स, एक फंडामेंटल बेसिक इंडेक्स की वैल्यू ली जाती है। इंडिया के केस में सेंसेक्स का नाम आपने सुना होगा, जो कि 30 लार्जेस्ट कंपनीज का एक कॉम्बिनेशन है। सेंसेक्स को डायरेक्टली उस कंपनी से कंपेयर किया जाता है जिसमें आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। अगर आप यूएस की बात करते हैं तो S&P 500 को यूज किया जाता है डायरेक्टली उस कंपनी के साथ जिसमें आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो ये होता है बीटा ऑफ एन एसेट। अगर बीटा की वैल्यू 1 से कम आती है, इसका मतलब है कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो मार्केट की सभी कंपनी से कम रिस्की है। और अगर बीटा की वैल्यू ज्यादा आती है 1 से, तो मार्केट की सभी कंपनी से ज्यादा रिस्कियर कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से उसमें जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसकी वैल्यू भी ज्यादा आनी चाहिए। अब आते हैं सेकेंड टर्म पे, जिसका नाम है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? ईल्ड टू मैच्योरिटी। हर एक कंपनी का एक ईल्ड टू मैच्योरिटी होता है जिसकी वैल्यू आपको ऑनलाइन सर्च करने पे मिल जाएगी। ईल्ड टू मैच्योरिटी यूएस S&P यूएस मार्केट सिक्योरिटीज, या फिर आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके लिए हम अलग से एक पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन बनाने वाले हैं, जिससे आप इसके बारे में डिटेल में सीख सकें। बट अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न उस कंपनी का क्या होगा। सेकेंड, थर्ड पॉइंट ये रहेगा कि मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, जो कि अभी ऑन एन एवरेज मार्केट में, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो कितना ऑन एन एवरेज एक इंडिविजुअल को रिटर्न मिल रहा है, उतना उस वैल्यू
का आपको परसेंटेज लेना होगा। अब इन तीनों वैल्यूज को आपको उस फॉर्मूले में लगाना है, जैसे कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा टाइम्स मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। अब एक इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि बीटा एक कंपनी का 2 है, यानी कि मार्केट में जो सभी कंपनीज है उससे दुगना ज्यादा रिस्कियर स्टॉक है जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। अब मान लीजिए कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न उस कंपनी का है 3% और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न जो ऑन एन एवरेज अभी मार्केट में रिटर्न स्टॉक मार्केट के थ्रू मिल रहा है इंडिया में, वो मान लेते हैं 11% है। तो 11 माइनस 3 दैट इज 8। अब 8 इंटू 2 दैट इज 16 प्लस हमने क्या किया था रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि 8 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 11% उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो गया। तो 11% यानी कि अगर वो कंपनी उतना रिटर्न्स दे रही है तो वो वर्थ है उस इन्वेस्टिंग के। अगर वो कंपनी उतना रिटर्न नहीं कर पा रही है तो उस बीटा के लिए, उतने अमाउंट ऑफ रिस्क के लिए आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, उतने रिवॉर्ड के लिए आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये थे वो दो मेथड्स, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल एंड कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसके थ्रू आप एक कंपनी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट पूरा डीप में समझ आ गया होगा। अगर तो आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस है, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके नीचे डिस्क्रिप्शन में या आप हमें कांटेक्ट करके बता सकते हैं। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या फिर कह सकते हैं ट्रेडिंग में इन्वेस्ट रखते हैं, आपको रुचि है ट्रेडिंग में, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर संपर्क करके हमें बता सकते हैं। हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी को दिवाली के पावन अवसर पे TYSN ग्रुप की तरफ से बहुत सारी बधाइयां। आशा करते हैं कि आप सभी खुश होंगे। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पे और हम सभी पर हमेशा बना रहे। कुबेर महाराज का आशीर्वाद हम सभी पर हमेशा बना रहे। आप सभी ख्याल रखिए अपना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और सभी लोग खुश रहिए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।